नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 13वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है सुखद अंत और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 13वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 13। नाम सुखद अंत। रवि अपनी कहानी सुना रहा था और अचानक से वह बहुत अधिक भावुक हो गया और देखते ही देखते वह बच्चों के जैसे रोने लग गया। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। कुछ देर के जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने मुझसे कहा, शिखा जी, आपने मेरी कहानी सुनी, अब आप ही बताएं कि इसमें मेरा कसूर क्या है। मैं हकलाता हूँ, क्या यही मेरा कसूर है? मेरा एक संपूर्ण परिवार होते हुए भी मैं आज अकेले यहाँ ढाबे में रहकर अपना बचा खुचा जीवन बिता रहा हूँ। रवि जी, आप ऐसे मायूस ना हो। भगवान पर भरोसा रखिए, वह जरूर आपकी मदद करेगा। शिखा जी, भगवान पर ही तो भरोसा नहीं रहा। अब आप नहीं समझ सकते। समाज में भले ही लोग मेरे सामने मेरा मजाक नहीं बनाते, लेकिन मेरी पीठ पीछे वह मेरी हकलाहट की समस्या का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यही वजह है कि आज मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है। खैर, यही है मेरी कहानी। अब इससे आगे की कहानी बता पाने की मुझमें हिम्मत नहीं है। आप यह बताओ कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी? रवि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रवि जी, आपकी कहानी ने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे कि मैं आपकी कहानी के बारे में कुछ बोल सकूं। खैर, अंत में क्या हुआ था जिसके बारे में आपने जिक्र करने से मना कर दिया है? शिखा जी, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अपने तक ही सीमित रखी जाती है। जब मैंने यह ढाबा खोला था तो यह आजकल के आधुनिक रेस्तरां को मात देता था। आजकल आप इसकी हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि मेरे साथ भी क्या हुआ होगा। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और सदैव अपने अच्छे दिनों के इंतजार में जीवन जी रहा हूँ। अब वर्तमान परिस्थिति क्या है? शिखा जी, वर्तमान परिस्थिति यह है कि मैं अब अपने परिवार से अलग अपने ढाबे में ही रह रहा हूँ। मेरी पत्नी ईशा ने मुझ पर तलाक का केस किया हुआ है, जो कि पिछले कई वर्षों से चल रहा है, और मैं उसे गुजारा भत्ता देकर और केस की तारीख को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाकर अपना बचा खुचा परिवार संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है और मेरे पास नहीं आना चाहती। बेटा अभी बहुत छोटा है और उसे इस बात की कोई समझ नहीं कि उसके परिवार में क्या चल रहा है। और आपके पिताजी, उनके बारे में आपने कभी नहीं बताया। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने अपने आप को अपने काम में इतना व्यस्त कर लिया है कि उनके पास मिलने के लिए समय ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको उनसे मिलना हो तो मैं उन्हें एक संदेश लिखकर उनके मोबाइल पर भेज देता हूँ, और जब उन्हें समय मिलता है तो वह मुझे मिलने का समय बता देते हैं। और आपने बताया था कि आपका एक छोटा भाई भी है। हाँ है, मेरा एक छोटा भाई भी है। लेकिन अपनी कहानी में आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया। कहाँ है वो? शिखा जी, वो बहुत साल पहले पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया था और उसके बाद उसकी वहीं बसने की योजना है। तो क्या आपका कभी उसके साथ संपर्क नहीं होता? जी, वह फेसबुक पर मेरा दोस्त है और आजकल हमारी बातचीत उसी के जरिए होती है। रवि जी, आपने बताया कि आपका ईशा के साथ तलाक का केस चल रहा है। यह सब कैसे हुआ इसके बारे में आपने नहीं बताया। हाँ, मेरी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है, लेकिन मैंने उसके बारे में कहानी में नहीं बताया था। लेकिन क्यों? मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ था जिससे कि बात तलाक तक पहुँच गई थी। शिखा जी, एक आदमी अपने परिवार की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने परिवार की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ईशा मुझसे मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से नफरत करती थी, लेकिन अपनी इस नफरत में वह इस हद तक चली जाएगी, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आप क्या कह रहे हैं? जरा खुलकर बताओ। आपको याद होगा जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था तो ईशा और उसकी माँ ने कहा था कि ज्योतिषी का कहना है कि मैं उससे 1.25 महीना दूर रहूं, और मैं अपने रेस्टोरेंट में आकर रहने लगा था। हाँ, मुझे याद है, तुमने कहा था। दरअसल यह उनकी एक चाल थी मुझसे मेरे बेटे को दूर रखने की। तुमसे तुम्हारे बेटे को दूर रखने की एक चाल थी। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जब आखिरी बार हमारी किसी बात पर बहस हुई थी तो गुस्से में ईशा ने मुझसे कहा था कि वो मेरी परछाई अपने नवजात बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए उसने अपनी माँ से मिलकर ज्योतिष वाला झूठ बोला था। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा दिल टूट गया और मैंने ईशा से अलग रहने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने ईशा से तलाक का केस दाखिल कर दिया। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहते, और फिर आप कहते हो कि आपने तलाक का केस दाखिल किया है। यह बात मैं कुछ समझी नहीं। तलाक का केस दाखिल किया है, तलाक लिया नहीं। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ईशा को भी सबक सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तलाक का सिर्फ केस दाखिल किया है, उससे तलाक लिया नहीं। मैं केस को कुछ देर लंबा चलने दूंगा, और इस दौरान अगर भगवान ने चाहा तो ईशा को अपने किए का पछतावा जरूर होगा, वह मेरे पास वापस जरूर आएगी। लेकिन आप उससे तलाक लेकर हमेशा के लिए छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आपके पास पैसा है, आपका नाम है, आपकी शहर में एक पहचान है, आप जो चाहो कर सकते हो। आप ईशा से तलाक लेकर दूसरी जगह अपना घर बसा सकते हो। शिखा जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैंने ईशा से तलाक ले लिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उनका भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। तलाक के दौरान मैं अपनी बेटी के परवरिश की जिम्मेदारी तो किसी ना किसी प्रकार कानूनी रूप से ले लूंगा, लेकिन मेरे बेटे का क्या? वह अभी बहुत छोटा है और कानून मुझे उसकी परवरिश की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं देगा। यानी तलाक के बाद बेटी मेरे पास और बेटा ईशा के पास रहेगा। ईशा जब दूसरी शादी करेगी तो मेरे बेटे के पास उसका सौतेला पिता होगा, और यह मैं बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि सौतेला होने का दर्द मैं भली भांति जानता हूँ। मैं यह दर्द अपने बेटे को नहीं देना चाहता। तो फिर आपके केस का भविष्य क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है कि ईशा से तलाक के केस को लेकर भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं इस केस को किसी ना किसी प्रकार से लंबा चलने दूंगा। लेकिन कब तक? जब तक कि ईशा का दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। अगर मुझे हकलाहट की समस्या है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, और फिर मेरी हकलाकर बोलना इतना भी बड़ा गुनाह नहीं है कि जिसकी सजा के तौर पर मुझे मेरे बेटे से 1.25 महीनों तक दूर रखा जाए, और वह भी झूठ बोलकर। क्या मेरा साया इतना खराब है कि अगर मेरे बेटे पर पड़ जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? उन लोगों से जाकर पूछो जिन पर उनके पिता का साया नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ईशा ने ऐसा किया क्यों? उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? यह ईशा की नहीं, बल्कि उसकी माँ की योजना थी। उसी ने ईशा को यह पट्टी पढ़ाई थी और मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया था। अब भी केस की पैरवी करने ईशा के साथ उसकी माँ ही आती है। मुझे तो अब इस बात का पक्का यकीन है कि हमारे घर में जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे वह भी उसी के दिशा निर्देश पर ही होते थे। खैर छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि यह बातें रबड़ की तरह है और इनको जितना खींचोगे यह बेवजह खींचती चली जाएगी। शिखा दीदी, अब आप बताएं कि मेरी कहानी तो आपको पता चल गई है, अब इसका क्या करोगे? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस कहानी को एक उपन्यास का रूप दूंगी और जिसके जरिए समाज के सामने आपका पक्ष रखने में मिलेगी, क्योंकि हकलाहट कोई समस्या नहीं है। हकलाहट की समस्या की वजह से पैदा हुई समस्या ही असल समस्या है।
जिस किसी व्यक्ति को हकलाहट की समस्या होती है, वह इस समस्या से इतना परेशान नहीं रहता जितना कि इस समस्या की वजह से समाज के द्वारा उसके लिए पैदा की जाने वाली समस्याओं से वह परेशान रहता है। उसके बाद मैं वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दी, लेकिन घर पर जाने से पहले मैंने मुक्ता दीदी के पास जाना बेहतर समझा। कुछ ही समय में मैं मुक्ता दीदी के पास पहुंच गई। दीदी घर पर ही थी। हाँ, फिर मिल आई अपनी नई कहानी से। मुक्ता दीदी में मेरी ओर देखते ही कहा, हाँ दीदी, मिल आई। कैसी लगी कहानी? मेरे कहने का मतलब है कि उस ढाबे वाले की कहानी कैसी लगी? दीदी, सच कहूं तो कहानी इतनी रोचक तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से भावनात्मक है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यह किस प्रकार की कहानी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, मेरे पास हकलाहट की समस्या से संबंधित जितने भी केस आते हैं, यह केस भी वैसा ही है, यानी इसकी कहानी भी बाकी लोगों की कहानी के जैसी ही है। हाँ, इसमें अगर कुछ अलग है तो वह यह कि इसमें वो ढाबे वाला रवि अपने परिवार को बचाने के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को भी बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह तो अच्छी बात है। अब आगे क्या करने वाली हो? बस अब इस कहानी को उपन्यास का रूप देकर समाज के सामने पेश करने की योजना है, ताकि हकलाहट की समस्या के इस रूप को समाज के सामने रख सकूं। कुछ महीनों के बाद मैंने और मुक्ता दीदी ने रवि के जीवन पर आधारित उसकी कहानी पर लिखे उपन्यास का विमोचन बहुत ही धूमधाम से किया, जिसका शीर्षक वकील का ढाबा था। यह उपन्यास रवि का पक्ष दुनिया के सामने रखने में उसके लिए मददगार साबित हुआ। रवि की कहानी ने यह साबित कर दिया कि समस्या कैसी भी हो, लेकिन समस्या की वजह से जो समस्याएं पैदा होती है वह पहली समस्या से ज्यादा खतरनाक होती हैं। रवि को हकलाहट की समस्या थी, लेकिन उसे यह समस्या कभी-कभी और किसी खास परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती थी। उदाहरण के तौर पर जब वह कभी किसी समय डर जाता या घबरा जाता, या फिर किसी अजनबी के सामने अचानक से बात करने लग जाता, तभी उसे इस समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसकी इस समस्या की वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग उसका मजाक बना देते। यही नहीं, उसके साथ साथ रवि के परिवार को भी लोगों द्वारा किए मजाक का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से ही ईशा से बेमतलब के लड़ाई झगड़े और उसकी बेटी रविशा की नफरत जैसी समस्याओं का सामना कराने पड़ता। मैंने इस उपन्यास की एक प्रति ईशा को निजी तौर पर जाकर भेंट की और उसे इस उपन्यास को एक बार पढ़ने का आग्रह किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रवि से अपने द्वारा किए गुनाहों की माफी मांग ली। रवि ने भी तुरंत उसे माफ कर दिया और उस पर किया तलाक का फर्जी केस खत्म करके अपना घर बसा लिया। रविशा भी अब बड़ी और समझदार हो चुकी थी और उसने भी अपने पिता से माफी मांग ली। अब जब कोई उसे हकले की बेटी कहकर बुलाता है तो वह उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे इसका जवाब अपनी मुस्कान से दे देती। उसकी मुस्कुराहट से मजाक करने के वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह भविष्य में ऐसा नहीं करता। रवि के पिता ने अब अपने सभी कार्यों से पीछा छुड़ा लिया, या यूं कह ले कि उन्होंने सब बेमतलब के कार्य जो कि उनको हर समय व्यस्त रखते थे उनको छोड़ दिया और रवि के पास आकर रहने लग गए। अब उन्हें रवि की वजह से शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि लोग अब उन्हें रवि के पिता के तौर पर पहचानते थे, ना कि एक हकले के पिता के तौर पर। रवि का छोटा भाई रोहन, जो कि उसकी कहानी का हिस्सा नहीं था, वह रवि को छोड़कर विदेश चला गया था ताकि रवि की हकलाहट की समस्या की वजह से लोग उसका मजाक ना बना दे। उपन्यास पढ़ने के बाद वह भी रवि और अपने पिता के पास वापस लौट आया और रवि के साथ उसके रेस्टोरेंट, माफ करना, उसके ढाबे में हाथ बटाने लग गया। मुक्ता ने रवि को अपनी घर बचाओ समिति में मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया और अब उसकी मदद से वह लोगों के घर बचाने का काम करती है। कुल मिलाकर मेरा यह उपन्यास, जो कि रवि के जीवन पर और उसकी हकलाहट की समस्या पर आधारित था, वह रवि का पक्ष दुनिया के सामने रखने में कामयाब हो गया, जिससे रवि को एक नया जीवन नए सिरे से शुरू करने में मददगार साबित हुआ।
तो दोस्तों, यह थी कहानी वकील का ढाबा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कोई भी कहानी पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके या मेल करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं अगली किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।